मैं रवि कुमार। स्वागत है रेनेशा आईएएस में। जेपीएससी मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न पत्र 4 हैं, यानी कि पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आज उसकी समीक्षा के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। देखिए, अगर इसको ऑब्जेक्टिव की समीक्षा की जाए तो थोड़ा सा आश्चर्य मुझे लगा प्रश्न देख करके कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं के बराबर प्रश्न आए, और 3 ऐसे प्रश्न मैंने देखे जो भारत के संवैधानिक विकास से डाल दिए गए थे। पता नहीं जेपीएससी उसको जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मान रहा है या पॉलिटी में, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टाइप का प्रश्न नहीं दिखा। ओके, और प्रश्न ठीक ठाक थे, लेवल बहुत टफ भी नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था। कुछ प्रश्न आसान थे, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि सारे प्रश्न आसान थे। हमें जो है कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है रिवीजन नहीं होने के कारण, जिसके कारण आसान प्रश्न भी जो है थोड़ा सा टफ हो जाया करते हैं। यह जो आपका है पहला जो प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या जोड़ा गया था, तो ये आपस होगा, है ना। फार्मूला मैंने बताया ही आप लोगों को। अखंडता, प्रभुत्व संपन्नता और समाजवादी, उससे ही बन गया होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत सिंपल है, आर्टिकल 32 सभी ने बनाया होगा, सही। राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की अर्हताएं, यानी कि जो आपका योग्यता, स्पेशली वर्ड यूज किया है, ठीक है। बहुत लोग निर्वाचित सोच करके 57 भी मार सकते हैं, 55 भी मार सकते हैं, ऐसे 55 नहीं था, लेकिन यहाँ पर योग्यता की बात की गई है, क्वालिफिकेशंस की बात की गई है, तो ये आर्टिकल 58 होगा। किस अधिनियम के द्वारा राज्यसभा की स्थापना की गई? स्टेट काउंसिल। आज का राज्यसभा अलग है, लेकिन जो शुरुआत हुआ था ये 1919 में हुआ था, जब केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, ठीक है। पीटी में आप लोग पढ़े ही होंगे, सारे के सारे एक्ट उससे निकल जाएगा ये। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों में लागू होंगे, ठीक है। इसे आर्टिकल की दृष्टि से थोड़ा सा टफ माना जा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इसका जो आर्टिकल 141 होगा, जो भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, ठीक है, तो उसको जो है एक आधार के रूप में अन्य न्यायालयों के द्वारा, हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा यूज किया जाता है। इसका अर्थ यही है लोकसभा का पूरा अधिकार होता है, उसकी इच्छा पर होता है, मनी बिल, है ना। कहा द्विसदनीय विधायिका नहीं है, ये तो आराम से सक गए होंगे, उड़ीसा। 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, ये सिंपल है, दल बदल वाला था, 52, है ना। बाद में 91st में कुछ चेंजिंग आए। भारत में अब तक कितनी बार द्वितीय आपात घोषित की गई है? सिंपल प्रश्न था, एक बार भी नहीं। भारतीय संविधान का 91st भी दे दिया, है ना, 52 भी दिया, 91st भी दिया, है ना, तो भी दल बदल हो जाएगा। आवश्यक बुराई को शामिल करने के लिए जाना जाता है, मौलिक अधिकार को भारत के आवश्यक बुराई, तो यहाँ जो भी आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो बोलने की स्वतंत्रता जो है सबसे बेहतर फील हो रहा है, वही उत्तर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस कानून पर आधारित है? तो प्रस्तावना है, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, क्योंकि दस्तावेज वर्ड भी यूज किया हुआ है, इसलिए केवल कानून वर्ड, क्योंकि कानून तो नहीं था उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू का। संविधान के निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुए थे? तो नागरिकता के प्रावधान लागू हुए थे, मौलिक अधिकार नहीं लागू हुए थे। निम्नलिखित में कौन सा राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो राज्य का प्रशासनिक न्यायाधिकरण हो या सेंटर का, ये सारे के सारे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, राज्य सेवाओं के बारे में विवरण देता है कौन सा आर्टिकल रेंज? यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर अखिल भारतीय सेवाओं के आर्टिकल रेंज, आर्टिकल भी आपको पता है कि आर्टिकल 315 होता है, तो आप आराम से जो है उत्तर निकाल सकते थे, ठीक है। तो इसका बी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। और नीचे का जहां तक 320, 25, 357, 78, तो पहले छाट देना था, ए और बी उत्तर होता ही नहीं। ब्रिटिश कालीन भारत में किस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, जो वीटो पावर या ऑर्डिनेंस जारी करने का शक्ति था, ये आपका
वीटो पावर नहीं, ऑर्डिनेंस, ठीक है। ये आपका 1919 में ही पहली बार दिया गया था गवर्नर जनरल को। तो उस समय राष्ट्रपति तो नहीं बोलते थे, लेकिन इस प्रश्न का सेंस वही है। भारत के संविधान में एकल न्यायालय प्रणाली कहाँ से अपनाया गया? ये तो 1935 में सुप्रीम कोर्ट जब बना था, उसी के अंदर में सारा न्यायालय को कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो इस संसद कर सकते हैं। 12 सदस्य, विज्ञान, कला, साहित्य तो सिंपल था राज्यसभा में। केंद्र सरकार के राज्य मंत्री की स्थिति क्या होती है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है, ठीक है। केंद्र सरकार का मंत्री है, एकदम सही है, लेकिन कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, ये भी सही है। पहला जो आपका क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 19 में वाणी की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार की उभरती प्रकृति और क्षेत्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर आर्टिकल 19 कंप्लीट नहीं लिखना था, केवल जो है वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लिखनी थी, ठीक है। और वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आपका है वो सारा तो आप लिखेंगे ही, और साथ में उभरती हुई प्रवृत्ति को भी यहाँ पर लिखना था कि नया नया क्या आपका इसमें सोशल मीडिया के कारण आपका क्या हो रहा, या फिर इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को आपको यहाँ पर लिखना था। नकारात्मक पक्ष को जो था ज्यादा महत्व देना था, क्योंकि यहाँ पर आलोचनात्मक व्याख्या करने को कहा जा रहा है। क्योंकि जो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका जो है मिसयूज बहुत सारे लोगों के द्वारा किया जाता है। उस चीज को आज के कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाना था, और इसका सकारात्मक यूज क्या किया जाता है वो भी आपको दिखाना था। साथ ही आप स्थान स्थान पर 19(2) का जो वाक्य और अभिव्यक्ति पर क्या क्या प्रतिबंध है उसको भी जोड़ करके अपने उत्तर को यहाँ पर लिख सकते थे। बाकी स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। भारतीय संविधान में एकात्मक तत्वों पर अधिक बल दिया गया है, जबकि संघात्मक तत्व गौण हो जाते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? आपकी सहमति यहाँ पर पूछी गई है, लास्ट में मत भूलिएगा कि इसमें सहमति भी लिखना है ना। अगर एकात्मक तत्व पर अधिक बल दिया जाता है तो संघीय तत्व जो है गौण हो जाते हैं, ये पूछा है। तो एक सिंपल सा बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या था, जो एकात्मक तत्व है यानी कि जिसमें राज्यों की शक्ति का ह्रास होता है किसी भी रूप में, उसके बारे में लिखना था पहले, फिर संघात्मक तत्वों के बारे में लिखना था, और फिर समझाना था कि किस अलग अलग एग्जाम्पल से कि किस तरीके से एकात्मक तत्वों पर अगर आप बल देते हैं तो संघात्मक तत्व गौण होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपातकाल, ठीक है। आपातकाल जो है आपका एकात्मक तत्व का एक उदाहरण है, ठीक है। अगर आपातकाल होता है तो राज्य विधानमंडल की शक्तियां क्या होती हैं, केंद्र में समाहित हो जाती हैं, ठीक है। और जो राज्य विधानमंडल और केंद्र विधानमंडल दोनों जगह अलग अलग विधानमंडल होगा, इस संवैधानिक व्यवस्था है, किस में व्यवस्था है ये आपका संघात्मक तत्व में ये आता है। तो इसको भी आपको समझाते चलना है कि एकात्मक तत्व जब हम मजबूत कर रहे हैं, इट मीन्स जो संविधान, सॉरी क्या बोले थे, आपातकाल लागू कर रहे हैं, तो सारी कानून बनाने की शक्तियां कहाँ चली जा रही हैं, संसद में। तो राज्य विधानमंडल की शक्तियां जो हैं वो खत्म हो रही हैं। दोनों के बीच जो शक्ति का विभाजन है, अलग अलग विषय है, राष्ट्र सूची, संघ सूची, उन विषयों का विभाजन का अस्तित्व जो है समाप्त हो रहा है। चाहे आर्टिकल 201 जिसके तहत राज्यपाल के द्वारा राज्यों के कुछ विधेयकों को आरक्षित रखा जाता है, ठीक है, वह भी संघात्मक तत्वों को कमजोर करता है, एकात्मक तत्वों को मजबूत करता है। आईएएस पदाधिकारी इस तरीके से अलग अलग उदाहरण देकर के कर सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या करना था आपको, समर्थन में तर्क देना है, सहमत है या नहीं लास्ट में आपको लिख देना है। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन इजी था, है ना। थोड़ा सा केवल सोचना था, 2 मिनट, फिर सारा सॉल्व जो आपका हो जाता। गठबंधन की द्विदलीय नेतृत्व प्रणाली सबल विपक्ष के अभाव में क्या भारत को अध्यात्मक शासन व्यवस्था की ओर ले जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि आखिर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है, संसदीय शासन प्रणाली
क्या है, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन का पहला पार्ट आप ध्यान से देखिए, द्विदलीय नेतृत्व प्रणाली, ठीक है। तो यहाँ पर भले ही आपका कुछ खास अपवादों को अगर आप छोड़ देते हैं, तो उसके अलावा सेंट्रल लेवल पर, पूरे देश लेवल पर दो दलों का ही जो है प्रभाव रहा है। एक और कांग्रेस, दूसरी ओर कोई और दल। फिलहाल अगर सिचुएशन आप देखते हैं तो एक और कांग्रेस, दूसरी ओर भाजपा। अगर अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल सिस्टम को आप देखते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारा है, उसके विरुद्ध आप अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अमेरिका में देखते हैं, तो वहां भी दो दल हैं। ऐसा नहीं कि बाकी दलों को वहां भी मान्यता नहीं है, यहाँ भी दो दल प्रमुख रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, गठबंधन वर्ड जो आपका लिखा है, कि एक और एक अकेला दल, दूसरी ओर कुछ खास समान विचारधारा धारा वाले दलों का गठबंधन, ठीक है। तो उसको भी आप कंबाइंड रूप से एक दल के रूप में देख सकते हैं, जैसे संयुक्त मोर्चा, ठीक है। एक और कांग्रेस, दूसरी ओर संयुक्त मोर्चा चला था ना कुछ दिन, ठीक है। तब ये सब जो आपका है, पहले इस सिचुएशन को आपको बताना है कि किस तरीके से भारत में दो दल जो है प्रभावी रहे हैं, पहला। दूसरा, क्या आपका दिया है प्रश्न में, विपक्ष के अभाव, है ना, सबल विपक्ष का अभाव। ये प्रश्न इसलिए आया है क्योंकि वर्तमान में जो कांग्रेस जो है आपका सबल विपक्ष नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसके जो नेता हैं उनको विपक्षी दल का नेता भी नहीं जो है आपका मान्यता प्राप्त कर सके हैं, क्योंकि जितना रिक्वायर्ड सीट उनको चाहिए था, विपक्षी 10% समथिंग, वो उतना नहीं प्राप्त कर सके। तो सबल विपक्ष अगर नहीं होगा तो सरकार की नीतियों को सबलता से विरोध नहीं कर पाएगा, अगर गलत नीति है तो, ठीक है। या फिर जनता के मुद्दों को बहुत प्रभावी तरीके से संसद में नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उनके सदस्यों की संख्या कम रहेगी, ठीक है। तो ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जिसके कारण ऐसा प्रश्न मन में उठता है कि क्या अब हम भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की ओर जा रहे हैं। उसको पहले ये सारा चीज जो मैंने अभी बताया वो लिखना था, उसके बाद अध्यक्षात्मक की ओर जा रहे हैं या नहीं, इसको स्वीकार नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हमारी संविधान निर्माताओं की मूल भावना थी, बहुत सोच समझकर उन्होंने निर्णय लिया था कि हमको जो है अध्यक्षात्मक नहीं बल्कि संसदीय लोकतंत्र को अपनाना है। क्यों अपनाना है, ठीक है। क्योंकि भारत लंबे समय तक गुलाम रहा था। किसका गुलाम रहा था? अंग्रेजों का गुलाम रहा था। और अंग्रेज जो थे वो निरंकुश शासन के समर्थक थे, ठीक है। और वहां पर उत्तरदायित्व नाम का चीज नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का चीज नहीं था। इसलिए जो भारतीय संविधान निर्माताओं ने निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग स्थायित्व की जगह जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुनेंगे, स्टेबिलिटी की जगह क्या चुनेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुनेंगे, ठीक है। और ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में 4 साल फिक्स होता है, जैसे अमेरिका में। अमेरिका के राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र के योग्य व्यक्तियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं, लेकिन उससे भी स्वीकार नहीं किया हमारे संविधान निर्माताओं ने। उनका कहना था ऐसा नहीं है, हम लोग जन सेवा करने वाले व्यक्तियों को ही मंत्री बनाएंगे। हाँ, जो भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे उसको उनको जो है सलाह देंगे, ठीक है। उनके हाथ में सत्ता नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि अब निरंकुशता को हमारा देश जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब काफी सोच समझ करके निर्णय लिया, ब्रिटिश कालीन संस्थाएं जो थी वो पूरी तरह से संसदीय लोकतंत्र पर आधारित थी। लंबे समय तक हमारा एक अनुभव था संसदीय लोकतंत्र का, ठीक है। तो हम आखिर अध्यक्षीय प्रणाली की ओर क्यों जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो आप और भी पॉइंट्स दे सकते हैं, ठीक है। विपक्ष आज थोड़ा कमजोर फील हो रहा है। पहले भी ऐसा हुआ है, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के काल में, जब विपक्ष की सीट्स आ ही नहीं पाई थी, ठीक है। तो ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, ठीक है। जो भी, चाहे कोई भी दल का सरकार क्यों ना हो, अगर वो गलत करेगी, अति करेगी, तो जनता जो है उसको सबक देती है। इतने तो जागरूक जरूर हैं, लेकिन इतने भी शिक्षित और जागरूक भारतीय जनता अभी नहीं हो पाए हैं
कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए अपने लिए एक योग्य राष्ट्रपति का चुनाव कर सकें। ठीक है, इसलिए पॉसिबल ही नहीं है कि विपक्ष कुछ दिनों के लिए अगर कमजोर पड़ गया तो हमेशा कमजोर रहेगा और हमारा देश जो है अपनी व्यवस्था को बदल लेगा या उस ओर अपने आप चला जाएगा, ये संभव नहीं है। ठीक है, यही उत्तर में लिखना था। अगला जो प्रश्न है, संविधान के आपातकालीन प्रावधान। आप लोगों ने टेस्ट सीरीज में भी इसका उत्तर दिया था, लेकिन यहाँ ध्यान यही देना है 352, 356, 360 तीनों को आपको समान महत्व देना था, चूंकि 350, 300 वर्ड आपके पास उपलब्ध थे। हाँ, 352 को आप थोड़ा सा ज्यादा महत्व दे सकते थे क्योंकि वहां पर, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर का प्रस्तुतिकरण का जबरदस्त योगदान होता। बहुत अच्छा आंसर आंसर लिख सकते थे। राजनीतिक दल दबाव समूह, दोनों का अलग अलग भी मैंने प्रैक्टिस करा दिया था। राजनीतिक दल दबाव समूह डिटेल में, उस ये आपकी एबिलिटी पर निर्भर था कि दोनों को लगभग 175 वर्ड्स में कैसे मैनेज करना था। यहाँ भी आपका जो प्रस्तुतिकरण था उसका बहुत ही, प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल था। निश्चित रूप से दोनों प्रश्न में आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास के मध्य अंतर को प्रकट कीजिए। देखिए, विकास प्रशासन तो आपके सिलेबस में था, प्रशासनिक विकास आपके सिलेबस में नहीं था, फिर भी डाला गया है। ठीक है, लेकिन विकास प्रशासन जो भी है और इधर प्रशासनिक विकास, विकास प्रशासन जो है समग्र होता है, हर चीज की विकास, जो आपका ग्रामीण विकास हुआ, आर्थिक विकास, औद्योगिक, कृषि विकास, वो सभी का सम्मिलित रूप हुआ, एक बहुत ही व्यापक होता है। यह जो है प्रशासनिक विकास संकुचित होता है। ठीक है, ये सिर्फ प्रशासन के क्षेत्र में कैसे विकास होगा उस पर ध्यान यह देता है प्रशासनिक विकास। क्लियर, यानी कि प्रशासन जो है कैसे गतिशील रहे, प्रशासन जो है वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अपने आप में कैसे ढाले। ठीक है, और इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो सिचुएशंस है उसके साथ कैसे सामंजस्य बैठाए। ठीक है, यानी कि एक प्रगतिशील दृष्टिकोण, ठीक है, प्रशासन के क्षेत्र में प्रगतिशील दृष्टिकोण को क्लियर करता है। वह जहां व्यापक स्वरूप है उसी के अधीन, विकास प्रशासन के अधीन ही जो है प्रशासनिक विकास आता है। यहाँ बेहतर जो आपका फॉर्मेट था, यहाँ पर तुलना करने की जगह, ठीक है, विकास प्रशासन को पहले लिख देना था, प्रशासनिक विकास को पहले लिख देना था, फिर अंतर को लिख देना था। ये सबसे बेहतर आपका फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट चलिए, नीति निर्माण में नौकरशाही की भूमिका। ठीक है, तो आपको पता है नीति निर्माण और क्रियान्वयन दोनों में नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स की काफी भूमिका होती है। क्लियर, यहाँ पर नीति निर्माण में कैसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल जो होते हैं, राजनीतिक दल जो है कार्यपालिका की, उसके जो प्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो कार्यपालिका में सर्वोच्च स्थान पर होते हैं, आपको पता है। उन्हीं के निर्देश से एक तरह से वर्क करता है और उनके हेल्प के लिए ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति की जाती है। लेकिन प्रशासनिक अनुभव तो उनके पास नहीं होता है, तो नीति निर्माण में तरह तरह से सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं आपने पढ़ा, मंत्रिमंडलीय सचिवालय में कैसे सपोर्ट करते हैं, केंद्रीय सचिवालय में कैसे सपोर्ट करते हैं, पीएमओ में, सीएमओ में, मुख्य सचिव के रूप में, जिलाधिकारी के रूप में। ठीक है, नीति निर्माण में जिस जिस स्तर पर अलग अलग तरह के, यानी कि सारे का जो वर्क है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय हुआ, सेंट्रल या फिर केंद्रीय सचिवालय हुआ, वो सारे वर्कों को मिक्स करके लिख दीजिएगा, इसका नीति हो जाएगा। इसके साथ ही नौकरशाही के जो गुण हैं वहां से भी कुछ तत्वों को उठा करके आप डाल दीजिएगा, जो हो गया आपका क्या था, राजनीतिक नीति निर्माण में नौकरशाही की भूमिका। जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका, मैंने सुपर टारगेट में टॉपिक में भी इसको दिया था, जिलाधीश की भूमिका। ठीक है, तो यहाँ पर भी काफी बड़ा नोट्स था, तो उसको आपको कंपेक्ट करना था। पूरी तरह से आप लोग अच्छी तरह से किए होंगे निश्चित रूप से। भारत में आपदा प्रबंधन, पिछला बार भी आपदा आया था, इस बार भी डाल दिया है। और तैयारी, जिला प्रशासन, लेकिन जिला प्रशासन से जोड़ दिया है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन और तैयारी के बारे में
आपको हल्का जानकारी देना है और उसमें जिला प्रशासन का क्या क्या योगदान होता है आपदा प्रबंधन और तैयारी में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, कलेक्टर जो होते हैं, उनकी क्या क्या भूमिका होती है, उसको उसको जो है आपका आपदा प्रबंधन और तैयारी से जो है प्रत्यक्ष रूप से आपको संपर्क करते हुए यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट जो आपका है, क्या आप सहमत हैं कि भारत में मौजूदा संस्थागत ढांचे के कारण सुशासन लागू हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेहतर था, आपको अटेम्प्ट इसको लेना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि सुशासन का लगभग कंप्लीट नोट्स दिया गया था और इस संस्थागत ढांचा को केवल आपको ध्यान देना था कि जो भी संस्थागत ढांचा है हमारे पास, भारत के पास, ठीक है, वो क्या हमारे जो सुशासन के लिए आपका बेहतर है। ठीक है, तत्पूर्ण उत्तर आपको देना था। तो लोकपाल है, लोकायुक्त है ना, या फिर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हो गए, सूचना का अधिकार हो गया। ठीक है, इस सारे का जितना भी आपका भागीदारी हुआ, पब्लिक भागीदारी हुआ, सिविल सोसाइटी, ये सारे का जो है आपको किस तरीके से सुशासन लाने में सारा का आपका योगदान है, सबका थोड़ा थोड़ा लिखना था। ये आपका उत्तर जो है कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये लोक प्रशासन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है समीक्षा पूरा होता है। अब हम लोग इकोनॉमिक्स और साइंस की समीक्षा अगले क्लासेस में करेंगे। आशा है कि आपके एग्जाम्स काफी अच्छे गए होंगे। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, ऑब्जेक्टिव सेक्शन भी निश्चित रूप से काफी हाई स्कोर आप लोगों का हुआ होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन थे जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, हालांकि छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, छोड़ दीजिएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। बाय द वे, अगर आप नहीं भी जानते हैं, उत्तर दे देते हैं, तो हो सकता है कि सही हो जाए तो 2 मार्क्स का आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है, और जो भी 11वें जेपीएससी कोर्स में जुड़ना चाहते हैं या फिर जेएसएससी सीजीएल के भी क्लासेस चल रहे हैं, 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।